हेलो दोस्तों, आज हम कुछ सवाल करेंगे और इलस्ट्रेशन करेंगे इंटीग्रल सॉल्यूशंस पे। तो देखो, ये रहा आपका और एक सवाल। देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 लेस देन इक्वल टू 10 एंड ईच xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इधर लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। तो देखो, इसके दो तरीके बनते हैं। पहला तरीका मेथड 1, लंबा तरीका, लॉन्गर मेथड, और इसको हमें कभी अप्लाई नहीं करना है, बस ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है एक्चुअल में। लेकिन कहीं पे ये अप्लाई ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों मेथड से। लेकिन दूसरी वाली मेथड थोड़ी छोटी है। तो देखो, अब इनकी हमें मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है 10 है जो हमें दिया है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, वो निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जब ये मिनिमम तब होगा जब x1 से लेकर x5 तक सारे अपने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पे होगा, जो इस सवाल में दिया गया है 1। तो यानी कि जब सारे x1 से लेकर x5 तक जाए सब 1 हो जाएंगे, x4 इक्वल टू x5 जब 1 हो जाएंगे, तब इनकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की 5। यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 है, या उसको मैं p बोल देता हूँ, या तो ये p 5 से बड़ा, 5 या फिर 5 से बड़ा होगा और 10 या फिर 10 से छोटा होगा। तो बस अब देखो, हम सारी एक एक वैल्यू लेंगे। अगर वो 5 हुआ तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगी, वैसे सब करके वैल्यू लेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 5। नंबर ऑफ वेज क्या हुए? 5 माइनस 1 C5 माइनस 1। क्यों 5 माइनस 1 C5 माइनस 1? क्योंकि ईच xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि ये हुआ 4C4। वैसे जब x1 प्लस x2 प्लस x3 ये अप टू x5 इक्वल टू 6 हुआ, तब नंबर ऑफ वेज क्या आएगी? 6 माइनस 1 C5 माइनस 1 यानी 5C4। और जब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस x5 जब हुआ 7, तब नंबर ऑफ वेज आएंगे 7 माइनस 1 C5 माइनस 1 यानी कि 6C4। और वैसे ही जब ये बराबर, इसको p ले देते हैं, p बोल देते हैं इसको, तो जब ये p बराबर 8 होगा तब नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? 7C4। और जब ये आप निकालना घर पे, p इक्वल टू 9 होगा, नंबर ऑफ वेज आएंगे 8C4। और जब p इक्वल टू 10 होगा तब नंबर वेज क्या आएंगे? 9C4। और जो हमारा आंसर होगा, देखो 10 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो जब हमारा आंसर होगा वो क्या, ये जो सारे हमने वैल्यूज़ निकाले 4C4 5C4 6C4 7C4 8C4 9C4, उनका सम होगा। और उनका सम होता है 10C5। ये आइडेंटिटी होती है जो आपने पढ़ी है इस चैप्टर में, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन अब हम इसके मेथड 2 में जाएंगे। ये थोड़ा छोटा मेथड है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल मेथड है। देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 लेस देन इक्वल टू 10 है। अब मैं इसको अगर ऐसा लिख दूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 लेस देन इक्वल टू, नहीं लेस देन नहीं, इक्वल टू 10, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अब हमें x6 की वैल्यूज़ बतानी है कि या तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि ज़ीरो होगा, क्या क्या पॉसिबल है। देखो, इसकी वैल्यू जो है वो 10 या फिर 10 से छोटी है, तो इसमें हम जो भी कुछ ऐड करेंगे उससे वो 10 आने वाला है। यानी कि 10 से छोटी चीज़ में हम कुछ ऐड करें, अगर वो 10 आ रहा है यानी कि जो हमने ऐड किया है वो पॉजिटिव है। और अगर हमने 10 में कुछ ऐड किया और अगर वो 10 ही आ रहा है, यानी कि जो हमने ऐड किया वो या ज़ीरो, वो ज़ीरो है। यानी कि ये ज़ीरो हो सकता है या तो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। जो x6 है या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। यानी कि x6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हुआ। अब
अब हमें बाकी जो x1 से लेकर xy तक है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हमें इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में लाना होगा। वो कैसे लाए? तो अब देखो x6 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, इसको लिख दो y6, और वो y6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि y6 इक्वल टू x6 प्लस 1, यानी कि x6 इक्वल टू y6 माइनस 1, ये तो हुआ। लेकिन और एक ख़ास बात की, हम x1 से लेकर x5 तक सारे को y1 से लेकर y5 लिख देंगे। देखो x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2, x3 इक्वल टू y3, x4 इक्वल टू y4 एंड x5 इक्वल टू y5। ऐसा हम लिख दिया, और ये सारे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुए, और y6 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि ईच y है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर जब हम y1 प्लस ये सब की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? y6 माइनस 1 इक्वल टू 10, और ये -1 को उस तरफ, यानी कि y1 प्लस y2 से लेकर प्लस y6 इक्वल टू 11, और ईच y है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि इसके नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? 11 माइनस 1 से 6 माइनस 1, यानी कि 10c5। और ये वही आंसर है जो हमने मेथड 1 से निकाला था। यानी कि देखो कितना सही लॉजिकल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और यही तो सही वाली मेथड है। यानी कि हर एक कोई चीज़ में शॉर्ट ट्रिक उसकी होती है। अब देखो और एक सवाल हम करेंगे, दूसरे सवाल पे आते हैं हम। आज के लेक्चर का दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 20 है, और x1 से लेकर ये 20 है। देखो रुको, xy इक्वल टू 20, और ये xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर i बिलोंग्स टू 1 to 4। और x5 की बात करेंगे तो x5 दिया है 5k, फॉर k इंटीजर है और k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम कैसे सॉल्व करें? देखो ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये 5k वाले के टर्म है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे वो देखना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 20 है, और अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 20 माइनस x5, यानी कि 20 माइनस 5k, क्योंकि x5 5k, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 नहीं x5 नहीं 20 माइनस 5k। अब k इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे पास अलग आंसर आएगा, k इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारे पास अलग आंसर आएगा। यानी कि अगर हम k के टर्म्स में लिख कर उसका समेशन कर देंगे जहाँ तक पॉसिबल है, तो क्या हमें वही आंसर दे देगा? तो देखो इसमें नंबर ऑफ वेज क्या है? समेशन ऑफ। अब समेशन लगाना नहीं भूलना चाहिए। और अब तो ये n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1 है, तो 20 माइनस 5k प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, और k कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो देखो ये सारे ज़ीरो से कम हो नहीं सकते, यानी कि ये जो x1 से लेकर x4 तक की मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो कब होगी? ये k इक्वल टू 4 पे, यानी कि ये k जो है वो ज़ीरो से लेकर मैक्स टू मैक्स 4 तक जाएगा, उससे आगे तो जाएगा नहीं। यानी कि इसका समेशन देखो हमने कितनी चालाकी से इसको सॉल्व किया है। देखो 23 माइनस 5k C3, और ये है हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। यानी कि हमें शॉर्ट में समेशन लगा देने का है अगर कोई के टर्म्स हो। अब देखो और एक सवाल करेंगे हम।
ये देखना ध्यान से कि देखो सवाल ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 29 और सारे xi ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर। अब हम इसको कैसे करें? देखो आप एक बार पॉज करो। हाँ मैं ये बताना भूल गया, सारे क्वेश्चन में आप एक बार पॉज करके ट्राई करो और बाद में हमारे साथ मैच करो तो ठीक है। तो अब देखो इसमें हम एक्स आई ऑड है तो उसको हम क्या 2ki प्लस 1 लिख सकते हैं, वेयर जो ki है वो एक इंटीजर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इंटीजर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। तो हम तो फिर वैसे ही ऐसे जब करेंगे तो x1 इक्वल टू 2k1 प्लस 1, x2 जो है वो 2k2 प्लस 1, x2 जो है वो 2k2 प्लस 1, x3 जो है वो 2k3 प्लस 1, वैसे चलता रहेगा। तो बस अब x1 से लेकर x5 तक की वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन में। देखो x1 2k1 प्लस 1, x2 2k2 प्लस 1, ऐसे x5 2k5 प्लस 1 वो इस इक्वेशन में पुट कर दो। जब पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x1 प्लस नहीं दूंगा x1 नहीं सॉरी k1। जब आप ये आप घर पे सॉल्व करना k3 प्लस k4 k5 इक्वल टू 12 ये आएगा। और ख़ास बात कि ईच के आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर ऑफ वेज निकालो इसके। अब नंबर ऑफ वेज क्या होगी? 12 प्लस 5 माइनस 1 C5 माइनस 1 यानी कि 16 C4। और ये भी हमने आसानी से सॉल्व किया। अगर इवन होते, मान लो अगर इसमें इवन कर देता मैं तो इसमें 2k1 प्लस 1 की जगह क्या हो जाता? 2k अकेला हो जाता। ये पता चला क्योंकि इवन में 2 का पावर होता है, इधर 2k 1 नहीं आ रहा, बस अकेला 2k होता। वो आप एक बार इवन लेके सॉल्व करो आप। अब हम आगे जाएंगे और एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम, वो ये है कि x1 प्लस x2 से लेकर प्लस x7 इक्वल टू 30 है और each xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन हमें ये भी दिया है कि xy प्लस x6 प्लस x7 इक्वल टू 12। अब इसको हम कैसे करें? देखो x1 से लेकर x7 तक का सम 30 वो दिया है, लेकिन x5 प्लस x6 प्लस x7 भी हमें 12 दिया है। यानी कि जब हम x5 प्लस x6 प्लस x7 की वैल्यू इस बड़े में पुट करेंगे तो फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू नहीं आएगी। देखो x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इक्वल टू 30 है और इस ये तीनों के सम की वैल्यू में पता है 12 है, तो हम क्या सीधे इधर 12 सब्सटीट्यूट कर दें, प्लस 12 इक्वल टू 30 यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 18 और ईच एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके नंबर बेस क्या होगी? 8 प्लस 18 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 यानी कि ये क्या हुआ 21 C3। लेकिन अभी कहानी बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। देखो हमें ये भी दिया गया x5 प्लस x6 प्लस x7 बराबर 12 है और ईच एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके भी तो नंबर ऑफ वेज आएंगे। वो क्या आएंगे? 12 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 यानी कि ये आ गया 14 C2। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा, देखो एक तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 18 एंड x5 प्लस x6 प्लस x7 इक्वल टू 12। तो इधर एंड का सेंस जब बन रहा है तो हमारे आंसर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो होगा क्या होगा? 14 C2 इंटू 21 C3 और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हम और एक अब ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल करेंगे। देखो सवाल ये है कि हमें x डॉट वाई डॉट जेड इक्वल टू 72 दे रखा है, तो इसके हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं एक्स वाई जेड के।
मतलब ये कैसे निकाले, देखो x को अब हम 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि जो एक्स वाई जेड की टोटल 2 की पावर होगी वो 3 होगी और टोटल 3 की पावर 2 होगी और बाकी किसी को कोई पावर होगी नहीं। यानी कि अगर हम x को मान लूँ 2 की पावर a1 डॉट 3 की पावर b1, अगर y को मैं मान लूँ 2 की पावर a2 डॉट 3 की पावर b2 और z को मान लूँ मैं 2 की पावर a3 डॉट 3 की पावर b3, तब नंबर ऑफ वेज जो आएंगे, तो इसका मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 3 है। एंड देखो एंड है इधर, एंड b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 2 है। और हम इन दोनों के नंबर ऑफ वेज निकाल कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a1 प्लस a2 वाले का नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, 3 प्लस 3 माइनस 1 से 3 माइनस 1, क्योंकि पावर 0 यही हो सकती है, यानी कि 5 से 2। और इसके लिए आएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 से 2 माइनस 1, नहीं सी 3 माइनस 1, और ये आएगा 4 से 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 से 2 इंटू 5 से 2 यानी कि 60, और ये है हमारा आंसर। तो देखो आपने हमने किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अगर हाँ इधर पॉजिटिव की जगह अकेला इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा होता तो इसमें से कोई भी ऐसे भी तो वेज आते जिसमें इन दोनों में से कोई भी दो, यानी मान लेते एक्स वाई वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनमें से हम ऐसा करते, पॉजिटिव होते तो हम क्या करते, पॉजिटिव ना होते अकेला इंटीग्रल होता तो ये पॉजिटिव वाला तो है ही, प्लस जब कोई भी दो नेगेटिव हो जाएंगे और एक पॉजिटिव होगा तब भी नंबर ऑफ वेज तो उतने रहेंगे, और उसमें मैग्नीट्यूड तो जो इसके है, इसमें जो सारे मैग्नीट्यूड्स आए वैल्यूज़ के पावर के वो तो वही रहेंगे। तो प्लस 3c2 इंटू 60, ठीक है ऐसे होगा। और मान लेते 3 नहीं है 5 होता, 5 एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी होता, तो उसमें 4 भी नेगेटिव हो सकते, तो 5 प्लस वाई सी को इंटू 60 वैसा भी होता। तो खैर, तो हमने इस तरह से ऐसे सवालों को हमने अप्रोच कर लिया इस तरह के। तो अब हम अगले लेक्चर में एप्लीकेशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशन के वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कह सकते हैं या फिर उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे वो देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।